Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं तो। जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब किसी का कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो वो लोग आज जो है लेक्चर के बाद ये रुक जाएंगे। उनकी प्रॉब्लम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया आजकल, तो बेटर है तुम लोगों की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाए सबकी। ओके, स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे। स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग। हमारे पास क्या है, कुछ सी के अंदर भी कुछ स्टोरेज क्लासेस हैं जिनका हम यूज करते हैं, या फिर जिनका हम एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट यूज करते हैं। इम्प्लिसिट क्या होता है, जिनको मतलब जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो डिफॉल्ट जो है हमारा जो प्रोग्रामर है उनको यूज करता है, अदरवाइज एक्सप्लिसिट जब हम उनको कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सी के अंदर क्या है, 4 टाइप की क्लासेस होती हैं, जिनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो हमने स्टोरेज क्लासेस के अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उनकी जो लाइफ टाइम होती है
और जो उनका स्कोप होता है वो वेरी करता है, और उनके अकॉर्डिंग उनका जो आउटपुट है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आज जो ये हम स्टोरेज क्लासेस पढ़ेंगे, इन चारों का एक एक हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम मेंशन है। उस प्रोग्राम के साथ साथ एक एडिशनल स्मॉल प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ठीक है, जो मेन प्रोग्राम है जिसके अंदर फंक्शनैलिटी समझाई जा रही है क्लास की, वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी जो स्मॉल प्रोग्राम उनके साथ एसोसिएटेड है, जिनके अंदर या तो कुछ इंफॉर्मेशन है या एरर है, वटएवर है, वो एक्सप्लेन तुम लोग करोगे। ठीक है, तो आज इस तरीके से कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलो बात करते हैं हमारे पास स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी इसमें अवेलेबल होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। बेसिकली कंप्यूटर अलाउज स्पेस फॉर वेरिएबल इन टू वेज, मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। जो हमारा कंप्यूटर है वो मेमोरी एलोकेट जो होता है वो दो तरह से करता है। जो स्पेस एलोकेट होती है, स्पेस एलोकेशन का मतलब जो हमारे को वेरिएबल को जो लोकेशन है स्टोरेज के लिए वहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती है, वो दो तरह पे होती हैं। एक होती है सीपीयू रजिस्टर के अंदर, एक होती है मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे मेमोरी भी दो तरह की होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी स्टोरेज होती है। जब हमें परमानेंट स्टोरेज करनी होती है तो हम वहाँ किसे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में करते हैं। बट जब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तब हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं या सीपीयू रजिस्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली सीपीयू जो रजिस्टर होते हैं या फिर जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं और फास्ट प्रोसेसिंग में प्रोवाइड करते हैं। ये सब तुम लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेमेस्टर के अंदर इस तीन चीज़ों को डिस्कस भी किया हुआ। तो जो बेसिक चीज़ समझने वाली वो क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है अपना जो स्पेस एलोकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं मेमोरी के थ्रू या फिर सीपीयू रजिस्टर के थ्रू। क्लियर है। फिर बात करते हैं वाई स्टोरेज क्लासेस, हमें स्टोरेज क्लासेस का यूज ही क्यों करना है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है उसके अंदर। सबसे पहला है वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर। तो अगर मान लो स्टोरेज क्लासेस नहीं होंगी तो जो वेरिएबल हैं वो स्टोर कहाँ पर होंगे। तो उसके लिए इसका आंसर क्या है, या तो वो मेमोरी में स्टोर होंगे या सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर होंगे। व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर हमने स्टोरेज क्लासेस डिफाइन नहीं करी हैं तो उनके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो जिस क्लास से भी वो बिलोंग करते हैं हर क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसके लिए भी हमें स्टोरेज क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। फर्दर जो हमारा जो वैल्यू है उस वेरिएबल की कब तक अवेलेबल रहेगा, उस पर्टिकुलर किसी इनर ब्लॉक के रहेगा, थ्रू आउट प्रोग्राम के लिए रहेगा, या एज ए ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। तो मतलब स्कोप क्या होगा वेरिएबल, ये भी डिपेंड किसके ऊपर करता है, स्टोरेज क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम कितनी होगी। हाउ लॉन्ग वुड बी वेरिएबल एग्जिस्ट, जो हमारा वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर कब तक एग्जिस्ट करेगा। ये सब जो क्वेश्चंस हैं इन सब का जो आंसर है तुम जब अपने स्टोरेज क्लासेस की जनरल गाइडलाइंस पढ़ोगे, स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे, तो मैं उनके अंदर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो हैंड रेज कर देना अपना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। सी के अंदर बेसिकली हमारे पास चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है। फर्स्ट वन होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, जिसको हम शॉर्ट के अंदर जब हम इसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो हम ऑटो लिख के कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरे पास रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, वो हमारी प्रोग्राम के अंदर जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस है जिनको रजिस्टर कीवर्ड से कॉल किया जाता है। फिर हमारे स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस हैं, स्टैटिक से उन्हें कॉल किया जाता है। फिर हमारा
एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है जिसको हम एक्सटर्न से कॉल करते हैं। क्लियर है? ये जो स्टोरेज क्लासेस है, क्वेश्चन जो है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है? अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन तुम समझ लो कि पक्का है, आना ही आना है, तो इसको पढ़ के जाना ही जाना है। बात करते हैं वन बाय वन इन चारों स्टोरेज क्लासेस की, कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है, स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होती है, इन चारों में डिफरेंस क्या है आपस के अंदर, और ये क्या स्पेसिफाई करते हैं स्टोरेज क्लासेस। अभी हो सकता है तुम्हारे माइंड में कुछ क्लियर ना हो कि स्टोरेज क्लासेस मतलब क्या है, यूज क्या है इनका। ठीक है? तो अगर पहली स्टोरेज क्लास पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे को क्लियर नहीं होता है मतलब, तो तुरंत हैंड रेस कर देना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस के अंदर, किसी भी स्टोरेज क्लासेस के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो इन 5 की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कीवर्ड क्या यूज होता है, स्टोरेज कहाँ पर होती है उसकी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, स्कोप क्या होती है, और लाइफ क्या होती है। जो अभी हमने ऊपर जो 5 क्वेश्चंस का आंसर दिए थे, वही यहाँ पर मेंशन है। अब जैसे अगर मेरी मान लो मेरी क्लास कौन सी है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस है, उसके लिए जो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड यूज करता हूँ वो मैं ऑटो यूज करता हूँ। ठीक है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस के केस के अंदर जो स्टोरेज यूनिट जो यूज होती है वो मेमोरी होती है। जैसे हमने बात की थी कि हमारी जो स्टोरेज यूनिट है वो दो तरह की होती है, दो तरह की स्पेस अवेलेबल होती है, एक सीपीयू रजिस्टर्स और मेमोरी। तो जो ऑटो स्टोरेज क्लास है उसके लिए स्टोरेज यूनिट है वो कौन सी है, हमारी मेमोरी है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, अगर मैंने ऑटो वेरिएबल को इनिशिएट नहीं करा है, मतलब मैंने ऑटो ए इक्वल टू 0, मतलब खुद से वेरिएबल को इनिशिएट नहीं करा है, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, और डिफॉल्ट वैल्यू इनिशिएट होती है, तो उस केस में क्या होता है, गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, कुछ भी रैंडम आउटपुट जो कि तुम्हारा सिस्टम जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिक की तुम्हारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्कोप क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है जो ऑटो डिफाइन किया है उसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जो ऑटो कीवर्ड के साथ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, लोकल, जिस भी ब्लॉक के अंदर उसे डिफाइन किया जाता है उसकी जो स्कोप होता है वो उसी ब्लॉक तक ही सीमित होता है। उसकी जो वैल्यू होती है सिंपल उसी ब्लॉक तक वैलिड रहती है। ठीक है? लाइफ क्या होती है, लाइफ इन द सेंस कब तक हमारा कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, क्या क्या वर्क करता है वो। टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी उस वेरिएबल का, ऑटो वेरिएबल का जो स्कोप होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर कोई इनर लूप है, इनर लूप के अंदर मैंने क्या किया है, ऑटो इंट ए, ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है, ऑटो का जो स्कोप क्या होगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा। इन ब्रैकेट्स के अंदर ही इसका स्कोप जो है वो वैलिड रहेगा, मतलब जब तक हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे तब तक ही ए की जो वैल्यू है वो वैलिड रहेगी। उसके बाद ए की कोई वैल्यू अगर तुम इस ब्लॉक के बाहर ए को कॉल करोगे तो तुम्हें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है? लाइफ टाइम क्या है, कंट्रोल रिमेन इन द ब्लॉक, जब तक कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक के अंदर रहेगा तब तक वो वेरिएबल क्या होगा, डिफाइंड होगा, और उसका कंट्रोल क्या रहेगा, उसकी लाइफ टाइम रहेगी। क्लियर? इन चारों पांचों चीजों में अगर किसी चीज को कोई डाउट है तो मुझे वो बताओ, अदरवाइज हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे कि वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। बात करते हैं एग्जांपल की एक। यहाँ पर क्या है, मैंने एक हेडर फाइल डिक्लेयर की है
हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये क्या है, मैंने दो हेडर फाइल जो है वो डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, void main स्टार्ट किया है। मेन के अंदर मैंने एक ब्लॉक स्टार्ट किया है। तो ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया है, ऑटो इंट आई इक्वल टू 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि ऑटो टाइप का है। उसके बाद मैंने एक और इनर ब्लॉक स्टार्ट किया है, उसके अंदर क्या लिखा है, ऑटो इंट आई इक्वल टू 2, सेम वेरिएबल है, डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड की है। फिर मैंने क्या किया है, एक और वेरिएबल ब्लॉक स्टार्ट किया है, इसमें क्या लिखा है, ऑटो इंट आई इक्वल टू 3, और उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है आई की वैल्यू को। उसके बाद ये ब्लॉक जो है ये क्लोज हो गया है। इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो है पढ़ने में तुम लोगों को आसान रहेगा। ब्लॉक का जो है एंड हो रहा है वो सेम लेवल पे है। क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर मैंने क्या किया है, इंट आई डिक्लेयर किया है 1, इसके अंदर ऑटो इंट आई इक्वल टू 2, ऑटो इंट आई इक्वल टू 3। इसका स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया है। फिर मैंने क्या किया है, प्रिंट आई इक्वल टू 1, आई किया है, और फिर मैंने क्या किया है, प्रिंट आई किया है, और गेट सी एच। क्लियर। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा, ये तुम्हें एग्जीक्यूशन बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले बताओ, इस प्रोग्राम में कोई एरर है क्या? कोई मिस्टेक है इस प्रोग्राम में? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हम्म। इस प्रोग्राम में कोई एरर दिख रहा है किसी को? No, sir. चलो, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। सिंपल है। यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ऑटो के अंदर क्या होता है, जब हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर क्या होता है कि जो स्कोप होता है वो क्या होता है, लोकल होता है। लोकल इन द सेंस, वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है उसकी जो वैल्यू है वहीं तक वैलिड होती है। इसलिए हमने प्रोग्राम में क्या किया है, सेम वेरिएबल यूज किया है। तो इसके अंदर क्या है, जब हम ऑटो यूज करेंगे तो हमारा कंट्रोल क्या है, हमने सबसे पहले ऑटो इंट आई 1 डिक्लेयर किया है, ऑटो इंट आई 2 डिक्लेयर किया है, थर्ड हमने ये किया 3 डिक्लेयर किया है, यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। जब हम प्रिंट कराएंगे ये इस इनर ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करती है जो प्रिंट की स्टेटमेंट और वैल्यू होगी। तो वो आउटपुट क्या करेगा, प्रिंट करेगा 3 को। जैसे यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट जाएगा, प्रिंट करेगा आई। तो इस ये किस वक्त की बात कर रहा है, इस इनर ब्लॉक की बात कर रहा है, ये जो सेकंड ब्लॉक है हमारा। तो इसके अंदर आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आउटपुट में क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही लास्ट में जाएगा प्रिंट एफ डी आई, वो किस ब्लॉक में चला गया है, वो आउटर मोस्ट जो हमारा ब्लॉक है उसमें चला गया। तो आउटपुट क्या वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा 1। सर ब्लॉक के खत्म होते ही वैल्यू भी जंक हो जाती है। हाँ, उसका जो मतलब वैल्यू जो है जंक नहीं रहती, उसकी जो वैल्यू है वो वैलिड रहती है, वो सेम ब्लॉक तक की रहती है। उस ब्लॉक के बाहर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर इंट
यहाँ पर तो एक आई की वैल्यू अवेलेबल है। मान लो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू डिक्लेयर नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल एक इनर ब्लॉक ले लिया है मैंने, उसके अंदर मैं प्रिंट आई डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? और गार्बेज वैल्यू क्यों मिलेगी? रीजन बिंग, क्योंकि ये हमारी ऑटो जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसकी स्पेसिफिकेशन है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है हमारी वो गार्बेज वैल्यू आएगी। क्लियर है? होपफुली तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। यहाँ पर मैंने ऑटो कीवर्ड को यूज नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सिंपल जो अप्रोच है, सिंपल प्रोग्राम है, मेन है, उसके अंदर इंट ए डिक्लेयर किया है, फिर इंट ए 20 दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ डिक्लेयर किया है, और उसके बाद प्रिंट ए दोबारा डिक्लेयर किया है। तो इसका एग्जीक्यूशन भी हमारा क्या होता है, सेम आता है, इस ब्लॉक के अंदर 20 और फिर 10। तो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ऑटो क्लास जो होती है वो बाय डिफॉल्ट हमें क्या होती है, अवेलेबल होती है। इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 20 और 10 मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, इंट मेन, मेन का एक ब्लॉक स्टार्ट किया है, और उस ब्लॉक के अंदर क्या स्पेस किया है, एक सेकंड। अब ठीक है, हमने एक इंट मेन का एक ब्लॉक स्टार्ट किया है, उसके अंदर क्या किया है, इनर मोस्ट लूप के अंदर एक और लूप स्टार्ट किया है, उसके अंदर इंट ए इज इक्वल टू 20 और प्रिंट करवा दिया ए की वैल्यू को। उसके बाद उस ब्रैकेट के बाद हमने क्या किया है, प्रिंट ए किया है। तो यहाँ पर ए क्या है, विजिबल नहीं है। ए की जो वैल्यू है वो हमारी आउटसाइड द लूप एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस केस में क्या होगा, हमें कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये जितने भी प्रोग्राम है सब ऑटो क्लास से बिलोंग करते हैं। सर हाँ सर पहले तो 20 प्रिंट कर देगा ना सर, मतलब इन जिस उस वाले लूप के लिए। हाँ, यहाँ तक जो प्रोग्राम है वो ठीक है, यहाँ तक कोई एरर नहीं आएगा। बट जब कंपाइलेशन टाइम के ऊपर जब तुम इस स्टेटमेंट को वो सिंटैक्स के लिए चेक करेगा, तो वो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर देगा, तुम्हें फर्स्ट आउटपुट में 20 भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा प्रोग्राम आउटपुट कब मिलता है तुम्हें, जब तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। बट इंस्ट्रक्शन यहाँ तक करेक्ट है, जो तुम्हारा एरर आएगा वो इस लाइन पे आएगा। इसको कमेंट कर दोगे, तुम्हारा आउटपुट जो है वो 20 आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंट मेन इंट आई, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है और फॉर लूप चलाया है जो कि 0 से लेकर 20 तक चल रहा है। और उस फॉर लूप के अंदर इंट ए इज इक्वल टू 20 से इनिशिएट किया है, और उसको प्रिंट करके आई को इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ए का इंक्रीमेंट किया है मैंने यहाँ पे। क्लियर? तो हमारा बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आना चाहिए था यहाँ पर, 20 21 22 20। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 20 20 20 मिल रहा है। तो क्या हमें लूप के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें 20 21 22 23 नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। हाँ सर। मिलना चाहिए था। बट ऑटो क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट हुआ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, गार्बेज हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो क्या हो रहा है, ये लूप यहाँ पे फिर से इनिशिएट हो रहा है, जब उसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो फिर से कंडीशन चेक हो रही है, फिर से वो लूप में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू फिर से जो इनिशिएट हो रही है वो 20 से हो रही है। तो इस लूप को तुम जितनी भी बार चलाओगे तुम्हें आउटपुट जो है वो सेम मिलेगा, 20 20 20 20। सर ये क्लियर? दोबारा एक्सप्लेन। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो क्लास की जो वैल्यू है वो इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर जो ब्लॉक है फॉर लूप का, इस फॉर लूप के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी ऑटो क्लास की जो वैल्यू है। इस लूप से अगर तुम बाहर आ जाते हो तो वहां पे ए की जो वैल्यू है
वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई लाइफ टाइम नहीं है, उसका कोई स्कोप नहीं है। तो जैसे ही इसने i इक्वल टू 0 से इनिशिएट किया, i की वैल्यू लेस देन 4, कंडीशन चेक हुई, उसके बाद क्या हुआ, इंट a इक्वल टू 20 से इनिशिएट हुई है, उसने a को प्रिंट कर दिया, आउटपुट क्या प्रिंट कर, 20 प्रिंट कर दिया। उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, a की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। बट फिर क्या हुआ, वो लूप से बाहर गया इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट हो गया, फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, ट्रू हो गई। अब वो फिर से लूप के अंदर जो मेरा ब्रैकेट्स है उसके अंदर एंटर करता है, तो उसकी वैल्यू क्या इनिशिएट हुई, a इक्वल टू 20। प्रीवियस वैल्यू 21 थी और लूप से बाहर जाते ही वैनिश हो गई। तो ऐसे ही जैसे ही तुम लूप से बाहर जाके दोबारा एंटर करते हो, उसकी वैल्यू तुम्हें वही देखने को मिलती है जो उसकी इनिशिएट होती है नई वैल्यू। क्लियर है? तो इसका जो आउटपुट मिलेगा तुम्हें क्या मिलेगा, वो 20 20 20 20। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। इसको जब हम अपनी लैब के अंदर इसके प्रोग्राम तुम लोगों को अभी तुम ऐसे आज नया ताया ताया पढ़ रहे हो, कल और परसों तुम लोगों की क्लास नहीं होने वाली है, तो तुम कल और परसों के अंदर इस प्रोग्राम को रन करके देख लेना। हम लैब के अंदर भी इनके ही प्रोग्राम करेंगे, तुम अपनी तरफ से भी इनको करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात सर करते हैं। इसमें हाँ बताओ। सर इसमें क्लास का क्या कॉन्सेप्ट था सर, क्योंकि ये तो मतलब लूप का ही था, जैसे ही लूप रन होगा दोबारा तो फिर एक ही वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी मैंने आगे एग्जाम्पल दिए हैं ना तुम्हें, वो ऑटो क्लास के साथ दिए हैं। अगर तुम नॉर्मल एग्जीक्यूशन करोगे, अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन का मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ये किया, ऑटो क्लास के साथ यहाँ पे डिफाइन करा है, तो जितने भी स्टोरेज क्लासेस इसके अंदर स्टोरेज क्लास ऑटो यूज कर रहा हूँ, तो वो वहां पर क्या करेंगे, उनकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो इसके साथ वैल्यू करेगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। लॉजिक यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि जितने भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना मैं, इंट आई इंट बी, वो सब ऑटो के साथ स्पेसिफाई है। ऑटो इंट ए, ऑटो इंट ए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है, इसको तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ऑटो इंट A20। क्लियर है? तो ऑटो जब हम किसी भी क्लास का डिफाइन कर देते हैं, ऑटोमेटिक क्लास को, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको फॉलो करता है। तो अगर मान लो कहीं पर तुम्हें किसी वेरिएबल को एक लूप के अंदर यूज करना है और तुम चाहते हो उसकी वैल्यू लूप के बाहर जाने के बाद भी चेंज ना हो, तो वहां पर तुम ऑटो वेरिएबल का यूज कर सकते हो, ऑटो क्लास का यूज कर सकते हो। ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सर रजिस्टर स्टोरेज का। हाँ सर एक डाउट है सर, वैसे भी तो जैसे जो इंट ए है उसकी वैल्यू लिमिटेड टू द वही होगी ना, मतलब जो आप ब्लॉक बोल रहे हो, तो ऑटो का क्या यूज हुआ? ऑटो अगर एक्चुअली हम हमारी एक ऑटोमेटिक क्लास है, बाय डिफॉल्ट क्लास। जब जिस टाइम पे तुम अपना प्रोग्राम के अंदर तुम कोडिंग करते हो, प्रोग्राम लिखते हो, तो तुम अगर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऑटो स्पेसिफाई नहीं भी करते हो, तो भी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिफाइन होती है। तो इसलिए जो प्रोग्रामिंग तुम करते आ रहे हो ना अभी भी, उसके अंदर जो उसकी डेफिनेशन है, वो ऑटो की बाय डिफॉल्ट वो इम्प्लीमेंट होती है। तो इसलिए जो तुम कोडिंग करते हो और जो यहाँ पे ऑटो स्पेसिफाई के साथ जो वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने कई जगह पे ऑटो कीवर्ड का यूज भी नहीं करा है। ऑटो की तुम्हारी फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए तुम्हें मैंने सिर्फ ये प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पर मैंने ऑटो कीवर्ड का रिपीटेड यूज किया है, ऑटो इंट आई, ऑटो इंट आई, ऑटो इंट आई, और वो भी इनका जिस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसी ब्लॉक में इनका आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं, ऐसे कि ऑटोमेटिक क्लास थी, वैसे ही हमारे पास रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस हैं। इसके अंदर कीवर्ड क्या यूज करते हैं, हम रजिस्टर यूज करते हैं। जो इसकी स्टोरेज यूनिट होती है, जो हमारी वैल्यू होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर होती है। और इसकी भी जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है।
इसका स्कोप क्या होता है? लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। इसका जो स्कोप होता है वो भी लोकल होता है, जिस ब्लॉक के से डिफाइन किया जाता है उसी ब्लॉक तक इसकी वैल्यू जो होती है वैलिड होती है। लाइफ क्या होती है? टिल द ब्लॉक रिमेन इन द कंट्रोल ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जब तक वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक कंट्रोल, जब तक उस वेरिएबल ब्लॉक के अंदर, तब तक वो वैल्यू जो है उसकी लाइफ टाइम रहती है। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है मेरे पास, hash include studio.h, hash include conio.h, void main register। जैसे वहां पे मैंने ऑटो कीवर्ड यूज किया था, यहाँ पे मैंने रजिस्टर का यूज किया है। तो रजिस्टर इंट आई से इसको इनिशिएट किया है। आई से मतलब आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि रजिस्टर क्लास का यूज कर रहा है। इसकी जो स्टोरेज यूनिट क्या है, मेरा डिफरेंस क्या है जो ऑटो में और ऑटोमेटिक में और रजिस्टर के अंदर, जस्ट स्टोरेज यूनिट का डिफरेंस है। वहां पर क्या था, मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही थी, रजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो। फिर उसने बाद में क्या किया है, फॉर लूप को इनिशिएट किया है। क्या किया है इसने, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 <10 आई प्लस प्लस प्रिंट आई की वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इनर लूप के अंदर ही वर्क कर रहा है। एक ही लूप स्टार्ट हुआ है, उसी लूप के अंदर क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को वो यूज कर रहा है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 नॉर्मल। ये नॉर्मल आउटपुट है जो हमें इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस किसका आया है यहाँ पे, सिर्फ हमारी स्टोरेज यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस आया है। क्लियर है? सर स्टोरेज यूनिट कुछ इम्पैक्ट डालती है प्रोग्राम पे? स्टोरेज यूनिट इम्पैक्ट डालती है प्रोग्राम पे, वो डिपेंड करता है कि तुम किस स्टोरेज क्लास को यूज कर रहे हो और अपने ब्लॉक के अंदर उनको कैसे यूज कर रहे हो। अभी तुमको क्या है, कोई डिफरेंस समझ में नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगर तुम अपने प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर, ऑटो, इन कीवर्ड्स के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करके उनसे वैल्यू आउटपुट लोगे, तुम्हें आउटपुट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे तुम नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए तुम्हारे को लास्ट जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो वैसे ही अभी जैसे तुम आगे की जो स्टोरेज क्लास पढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद भी अगर कोई एरर आएगा, डाउट रहेगा तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो तुम्हें रजिस्टर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये याद करनी पड़ेंगी। इसके अंदर क्या होती है, रजिस्टर के लिए एक कीवर्ड तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद रहने वाला है, रजिस्टर होता है। स्टोरेज यूनिट भी तुम्हें याद रहेगी बाय डिफॉल्ट, स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर होता है। डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, ये चीज़ ऑटोमेटिक में भी डिफॉल्ट गार्बेज होती है, रजिस्टर में भी। स्कोप और लाइफ टाइम दोनों का क्या होता है, लोकल होता है। जब तक उस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है तब तक वैल्यू क्या होती है, वो वैलिड होती है। फिर एक और है यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पर क्या किया है, इंट मेन क्लास के साथ मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए और बी। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया है, स्कैन किया है ए को और बी को। स्कैन करने के बाद ए और बी को मैंने प्रिंट कर दिया है, ए और बी को। तो यहाँ पर क्या है, हमें कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसको प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर, ये प्रोग्राम जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं ये सब तुम्हें एग्जीक्यूट करके चेक कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आती है मेरे पास स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक के अंदर जो हमारा कीवर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है, स्टैटिक होता है। जो उसकी स्टोरेज यूनिट होती है वो मेमोरी होती है। और जब हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज होती है वैल्यू वो 0 से होती है। स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। इसका जो स्कोप होता है वो भी लोकल होता है जिसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन होता है। और लाइफ क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। जो हमारी वैल्यू होती है वेरिएबल वो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में। जब तक कोई एक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड है तब तक वो क्या होगा,
वो वैल्यू उसकी लाइफ टाइम रहेगी। जैसे ही वो फंक्शन की जो विजिबिलिटी है, वो हमारा जो कंट्रोल है वो कंप्लीट होगा, वैसे ही उसके साथ में उसका लाइफ टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज तुम लोगों के साथ मैं और डिस्कस करना चाह रहा था। हमने काफी पहले, मैंने तुम लोगों को एक बार, अगर तुम लोगों को याद हो, तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि हम मेन के बिना भी अपना प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी को याद हो तो हमने डिस्कस यस किया था। मैंने यस क्वेश्चन सर पूछा था कि मेन के बिना क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तुम लोगों को कुछ ने बोला था हाँ, कुछ ने बोला था ना। ठीक है, तो मेरा वहाँ पे तुम्हें सिंपल सा, तुम्हें मैंने ये कहा था कि मेन के बिना भी हम अपना प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने तुम्हें कोई रीजन, मुझे याद नहीं है दिया था या नहीं दिया था। तो हम सर मेन के वो साथ वैल्यू रिटर्न कर देता है। बताओ। आपने ये बताया था ना कि वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देगा, एरर शो जाता है वहाँ पे। हाँ, एक एरर नहीं, एक वार्निंग के साथ वो तुम्हें, अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर मेन नहीं है, सिंपल एक वार्निंग के साथ तुम्हें आउटपुट देता है प्रोग्राम। बट वो किस केस में देता है, वो ये वाला केस है। मैं इस स्लाइड का वेट कर रहा था, जब ये स्लाइड आएगी तो मैं तुम्हें उस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है? स्टैटिक जो तुम्हारा कीवर्ड है, इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है, तुम्हारा जब प्रोग्राम तुम एग्जीक्यूट करते हो और तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर इंट मेन एग्जीक्यूट करता है, एग्जिस्ट करता है, और स्टैटिक एग्जिस्ट करता है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं? अभी तक हम क्या पढ़ते आते हैं? हमने ये पढ़ा है कि जैसे एक प्रोग्राम के अंदर हम एंटर करते हैं, उसके अंदर सीधा जो वैल्यू जाती है वो किसके पास पहुंच जाती है? मेन से इनिशियलाइज होती है। बट अगर तुम्हारी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो स्टैटिक को अवेलेबल होती है। तो तुम्हारे मेन से भी पहले जो होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है, जो एग्जीक्यूट होती है। अगर तुम्हारी क्लास के अंदर मेन वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक के साथ तुमने उसको डिक्लेयर किया है और उसको तुम एग्जीक्यूट करते हो, तो तुम्हें आउटपुट देखने को मिलता है। ये वो केस है। क्लियर? 1 मिनट के अंदर तुम लोगों की जो क्लास है वो ओवर होगी। अटेंडेंस लिंक तुम लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो आज की। चैट में तुम लोगों को मैंने लिंक शेयर कर दिया है। किसी को डाउट हो इसके अंदर अटेंडेंस मार्क ना हो रही हो तो मुझे बता देना। सर 074 074। ओके, और कोई स्टूडेंट? Boarding in progress. सर 049 निहारिका। तुम्हारी अटेंडेंस मार्क हो गई यार, कि तुम्हारी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ओके, थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट? चलो, 33 स्टूडेंट अवेलेबल है, 34 की अटेंडेंस मार्क हो गई है।
मैं एक बात तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर पता लगा कि जो स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं उनकी अटेंडेंस किसी की मार्क नहीं है तो मैं बता दूँ। आशिमा, आदित्य, आकांक्षा, अनुराग, आरुषि, आर्यन, चैतन्य, चंचल, दिव्या, गौर, कुलदीप, नमितराज, प्राची, प्रियांशु, रजत, साहिल, सना, सिद्धांत, तक्ष, जिशान और सोबिया। वापस आते हैं अपनी स्टैटिक क्लास के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक क्लास के जो स्कोप है, जो तुम्हारे को जो इसको जो हमारा कंपाइल करने के टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इसको मेन से पहले जो है वो कंट्रोल प्रोवाइड होता है। तो इसलिए अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं पे मेन एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम स्टैटिक के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो उसको तुम उसके आउटपुट तुम्हारा प्रोग्राम वो रन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तुम्हारे लिए इंटरव्यूज टाइम पे मोस्टली पूछी जाती है। और इसकी बात करते हैं कीवर्ड। अगर स्टैटिक डिक्लेयर कीवर्ड यूज होता है वो स्टैटिक होता है, तो स्टोरेज यूनिट होती है, इसकी मेमोरी होती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है स्टैटिक के अंदर जो होती है वो 0 होती है। अगर मान लो तुमने कोई भी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको इनिशिएट नहीं किया है और तुम उसको प्रिंट करोगे तो तुम्हें आउटपुट में कोई गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां पे 0 मिलेगा तुम्हें आउटपुट के अंदर। स्कोप जो है इसका भी लोकल होता है, जिस स्कोप के अंदर वेरिएबल जो है इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है। लाइफ टाइम जो होती है वो किसी भी दो फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। अब अभी जो तुम लोगों ने अभी तुम में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि डिफरेंस क्या आता है प्रोग्राम के अंदर, पूछा था ना प्रोग्राम में डिफरेंस क्या आता है इनका स्टोरेज क्लासेस का। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिक क्लास है, मतलब ऑटो क्लास के साथ मैंने इसको यूज किया है। और ये कौन सी क्लास है मेरे पास, ये मेरे पास स्टैटिक क्लास है जिसके अंदर मैंने यूज किया है। क्लियरली विजिबल है सबको ये स्क्रीन? यस ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक क्लास की बात करते हैं। ऑटोमेटिक क्लास के अंदर क्या किया है मैंने, दो वेरिएबल डिक्लेयर। सबसे पहले क्या किया है, एक हैश इंक्लूड studio.h हेडर फाइल डिक्लेयर की है। उसके बाद एक फंक्शन क्या किया है, डिक्लेयर किया है। इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिक्लेरेशन है, क्लियर। डिक्लेरेशन का मतलब अपने प्रोग्राम को या फिर अपने कंपाइलर को ये बताना कि इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन जो है मैं वो स्पेसिफाई करूंगा आगे चल के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया मेरा, वॉइड मेन आ गया। वॉइड मेन के अंदर मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। मैंने 3 बार इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने का मतलब उस प्रोग्राम को, फंक्शन को क्या करा है, एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा मेन खत्म हो गया है। मेन के बाद मेरा क्या हुआ है, मैंने इंक्रीमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड की है। इंक्रीमेंट जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया था ऊपर जिसे मैं कॉल कर रहा हूँ, उसकी बॉडी प्रोवाइड की है। तो उसमें क्या किया है मैंने, ऑटो इंट आई इक्वल टू 1। तो ऑटो के साथ मैंने क्या किया है, उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑटो क्लास के साथ, ऑटो इंट आई। उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट परसेंट डी आई। उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इसको प्रिंट कर दिया है और आई का इंक्रीमेंट कर दिया है। आई का इंक्रीमेंट मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। और फिर क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 1 1। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आ रहा है 1 1 और 1। सर क्योंकि सर आई की ओवरराइट हो जाती है ना वैल्यू। और कोई?
सर आई की वैल्यू जो है वो ब्लॉक के अंदर ही रहेगी, तो हम उसमें चेंज करेंगे तो वो दोबारा जब कॉल होगा फंक्शन तो फिर वो 1 ही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। जैसे ही हमारा कॉल का एग्जीक्यूशन जो है, जो हमारा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस प्रोग्राम का, एग्जीक्यूशन सिंबल क्या होगा हमारा, सीधा कंपाइलर किस पे जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट वॉइड मेन पे जाएगा। मेन पे जाने के बाद वो क्या होगा, इंक्रीमेंट को कॉल करेगा, तो सीधा जैसे ये स्टेटमेंट आएगी जंप कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा, ऑटो के साथ इनिट 1 की वैल्यू इनिशिएट होगी, उसके बाद प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 1 और आई को इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू 2 कर देगा। पर जैसे ही ये इंक्रीमेंट का ब्लॉक कंप्लीट होगा, मैं वापस किस पे चला जाऊंगा, मेन के अंदर सेकंड इंक्रीमेंट पे चला जाऊंगा। जैसे ही सेकंड इंक्रीमेंट पे जाएगा, वो दोबारा से किस पे जाएगा, इंक्रीमेंट फंक्शन पे जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इस जो सेकंड टाइम दोबारा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, वो दोबारा से उस ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहा है, तो जो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, और ये इनिशिएट होगा 1 से। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 1 1 देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ जो हमने इसको स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। बस यहाँ पे जो यूज हुआ है वो स्टैटिक कीवर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट, वही मैंने इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। वॉइड मेन के अंदर मैंने 3 बार इंक्रीमेंट को कॉल किया है, जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में किया है साइट वाले में। फिर मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट की बॉडी प्रोवाइड की है। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर किया है उसको मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया है। सिंपल क्या किया है, स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1, और प्रिंट करवा दिया है किसको, वैल्यू को, उसकी प्रिंट आई और आई प्लस प्लस गेट। तो इसमें क्या किया है उसने, जैसे ही वो इंक्रीमेंट का कॉल आता है वो इसमें जाता है, उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई प्लस प्लस। जैसे कि वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो क्या प्रोवाइड करती है, कि जो स्कोप लोकल तो होता ही है वेरिएबल जो डिफाइंड हुआ है, बट जो उसकी लाइफ टाइम होती है वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में। तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब हमने इसे कॉल किया है तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट रहती है, मतलब इंट आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आई प्रिंट हुआ है, आई का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब नेक्स्ट टाइम उसने सेम फंक्शन को कॉल किया है तो उसके इसमें क्या है, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो एग्जिस्ट करती है। उसने क्या किया है, 2 प्रिंट किया है और 3 प्रिंट किया है। तो ये जो है तुम फंक्शनैलिटी के अंदर तुम्हारे डिफरेंस दिखाने के लिए ये चीज तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल था। किसी को कोई डाउट है सर तो ये बताओ। स्टैटिक वाला एक बार बता। स्टैटिक जो है हमारा एक सर इसमें सर इसमें हाँ, जो एग्जीक्यूशन होगा पहले तो वॉइड मेन से शुरू होगा कि सेकंड टाइम जो स्टैटिक से शुरू होगा। जो इसके अंदर जो हमने वेरिएबल जो हमारा जो स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम, वो हमारा वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। अगर आपको इसके अंदर किसी वेरिएबल को तुम चाहते हो मेन से पहले एग्जिस्ट करे, तो उसको तुम्हें मेन से बाहर डिक्लेयर करना होगा। अगर तुम कोई स्टैटिक कीवर्ड के साथ मेन से बाहर कुछ भी डिक्लेयर करोगे तो मेन से पहले उस स्टैटिक को एग्जीक्यूशन मिलेगा। एक चीज तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेम है, दोनों प्रोग्राम्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑटो क्लास के साथ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक क्लास के साथ डिक्लेयर किया है। ऑटो क्लास के अंदर जो स्कोप होता है वो सिंपल ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो लाइफ टाइम होती है वो सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक जो कंट्रोल है वो ब्लॉक के अंदर रहता है। जैसे ही जो कंट्रोल है वो ब्लॉक से हटा, अब जैसे कि ये इंक्रीमेंट फंक्शन खत्म हुआ है यहाँ पे, तो कंट्रोल किस पे चला गया, दूसरे फंक्शन पे चला गया। तो जैसे ही कंट्रोल हटा वैसे ही जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। जबकि स्टैटिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टैटिक के अंदर भी जो वैल्यू है वो लोकल होती है, बट जो उसकी वैल्यू होती है, जो लाइफ टाइम होती है वेरिएबल की, वो 2 डिफरेंट फंक्शन के बीच के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई है। इसकी ये चीज पढ़ो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। जो हमारे डिफरेंट फंक्शन कॉल है, जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन इंट इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट मैंने 3 बार फंक्शन कॉल किया है, तो उसके अंदर क्या किया है, डिफरेंट फंक्शंस के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलता है, आउटपुट देखने को मिलता है उसके अंदर। तो यहाँ पर इंट की वैल्यू आई है, नेक्स्ट टाइम कॉल गया है तो इंक्रीमेंट होने के बाद भी स्टिल वो उसने क्या किया है, उसको आउटपुट प्रोवाइड किया है। थर्ड टाइम जब उसको हमने इंक्रीमेंट किया तो उसने 3 आउटपुट प्रोवाइड किया। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 1, 2 और 3 आउटपुट देखने को मिल रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बताओ। सर अगर हम यहाँ पे 2 फंक्शन डिक्लेयर कर देते, हाँ इंक्रीमेंट के अलावा एक फंक्शन और डिक्लेयर करते तो सर अगर हम तो उसके पास वैल्यू जाती सर, फिर जैसे इंक्रीमेंट के पास वैल्यू चेंज नहीं हुई सर, इसको तो एक सर बार उस केस प्रोग्राम में चेंज करके देखो। इसने ये स्पेसिफाई नहीं कराया कि सेम फंक्शन के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसने जैसे फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है। 2 फंक्शन के बीच में उसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हम सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर मान लो हम डिफरेंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करना पड़ेगा हमें। बट फंक्शन के बीच में है कॉल, तो वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार एक सिंपल से अगर हो, इंक्रीमेंट के साथ एक डिक्रीमेंट फंक्शन भी डिक्लेयर कर दो और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, उसको एग्जीक्यूट करके एक बार उसको चेक कर लो। बट वहां पर क्या हो जाएगी, बात क्या आ जाएगी वहां पर, जब तुम डिक्रीमेंट को डिक्लेयर करोगे, डिक्रीमेंट के लिए तुम एक उसकी अलग बॉडी प्रोवाइड करोगे, तो उसको तुम क्या हो जाएगा, तुम उस ब्लॉक, फर्स्ट टाइम तुमने अगर इंक्रीमेंट को कॉल करा और नेक्स्ट टाइम तुमने डिक्रीमेंट को कॉल करा है, तो उसकी जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वैनिश हो जाएगी, क्योंकि जो इनका जो स्कोप है वो क्या होता है, लोकल होता है। जैसे ही तुम दूसरी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट चेंज करोगे, स्विच करोगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो तुम्हें जो है वहां पर भी सेम आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। बट इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखना और बताना मुझे, ठीक है। तुम्हारा एक लेक्चर ये वाला कितने बजे तक होता है? 40 सर शायद। 12:40 सर। चलो ठीक है, फिर हम आगे की जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्लास रह गई है, मैं सोच रहा था ये हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे यहीं सर हमारा। किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पे रुक सकता है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट लीव कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?